अंतिम फैसला हो चुका था, दीवार तोड़ दो। यह आदेश था उस माँ का जिसने कभी अपने बेटे के लिए अपनी बहू से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन इस फैसले ने दो लालची बेटों के होश उड़ा दिए, क्योंकि बंटवारा तो सिर्फ एक धोखा था। असली मालिक तो कोई और ही था। सुबह की पहली किरणें दरवाजे के पार लगे महंगे क्रिस्टल से छन कर आ रही थी, लेकिन अंदर रिश्तों में सूर्य ग्रहण लगा हुआ था। हर चीज़, हर कोना अमीरी और दिखावे की कहानी सुना रहा था। इस आलीशान घर में दो बहुएं थीं, पर उनकी हैसियत में ज़मीन आसमान का अंतर था। बड़ी बहू स्मृति, जिसके मायके की अमीरी के चर्चे पूरे शहर में थे, और छोटी बहू वाणी, जिसके पास केवल संस्कार और सादगी की पूंजी थी। स्मृति का हर शब्द, हर चाल वाणी के लिए एक शांत अपमान होता था। वो जानती थी कि उसके पास धन की शक्ति है, और वो इस शक्ति का उपयोग वाणी और आरुष को नीचा दिखाने में करती थी। सुबह के 7 बजे थे। वाणी रसोई में काम कर रही थी। उसने देसी घी में पराठे सेक दिए थे और आरुष के लिए सब्जी बना रही थी। तभी स्मृति अपने महंगे परफ्यूम की महक छोड़ती हुई रसोई में घुसी। वाणी, तुम्हें ज़रा भी तमीज़ नहीं है? ये रसोई है या झोपड़ी? हर तरफ तेल की महक। माँ जी को एलर्जी होती है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपनी गरीबों वाली चीज़ें हमारे किचन में मत लाया करो। अनिरुद्ध को सिर्फ ओट्स चाहिए होते हैं, ना कि ये तुम्हारे हाथ का बना हुआ देसी दलिया। स्मृति की आवाज़ में तेजी नहीं थी, पर जहर था। वाणी ने शांत रहकर बिना आँख उठाए जवाब दिया, भाभी, भाभी जी गुड मॉर्निंग। मैं सिर्फ पापा जी के लिए मेथी का पराठा बना रही हूँ। उनकी दवा के बाद खाना ज़रूरी है। बाकी सभी के लिए नाश्ता मेज़ पर लगा है। स्मृति का चेहरा तमतमा गया। उसने पलटकर अनिरुद्ध को आवाज़ लगाई, जो पास ही अखबार पढ़ रहा था। अनिरुद्ध, तुम सुनते हो? ये लड़की पापा जी का बहाना बनाकर पूरे किचन को गंदा करती है। अनिरुद्ध असहज हो गया। वो जानता था कि वाणी सही कह रही है, पर अपनी पत्नी और माँ के सामने वो कुछ नहीं बोल पाता था। वो बस अखबार में अपना मुंह छिपा लेता था। दोपहर के खाने के बाद स्मृति ने अपने षड्यंत्र को अंतिम रूप दिया। उसने सास मानसी देवी को घेर लिया। मानसी देवी स्मृति की हर बात को भगवान का आदेश मानती थी। स्मृति ने मानसी देवी के पैर दबाना शुरू किए। उसने जानबूझकर अपनी हीरे की अंगूठी चमकाई, जो मानसी देवी की आंखों को चौंधिया रही थी। माँ जी, स्मृति ने रोने का नाटक किया, मैं आपसे एक राज की बात कह रही हूँ। मुझे कल मेरे पिताजी ने कहा, स्मृति तुम्हारी सास बहुत दुखी रहती हैं, तुम्हें उन्हें इस गरीबी से बाहर निकालना चाहिए। मानसी देवी ने चौंक कर कहा, गरीबी? क्या मतलब है तेरा? स्मृति ने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ माँ जी, गरीबी। आरुष और वाणी की कमज़ोरी के कारण आपके घर का स्टेटस कम हो रहा है। मेरी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं। माँ जी, अब बस बहुत हो गया, बंटवारा कर दीजिए। आप मेरे और अनिरुद्ध के साथ रहेंगी, मैं आपको विदेश घुमाऊंगी। आप क्यों इस छोटे से घर में बेटे और बहू का बोझ उठाएं? स्मृति की ये चाल सीधे मानसी देवी के लालच पर वार कर गई। उन्हें लगा स्मृति सही कह रही है, अब वो क्यों अपनी आराम की जिंदगी को दांव पर लगाएं। मानसी देवी ने दृढ़ता से कहा, बस अब और नहीं सहना। तू सही कह रही है स्मृति, अब मैं बुढ़ापे में आज़ादी से जीना चाहती हूँ। कल ही वकील को बुलाती हूँ। रात को आरुष काम से थका हारा लौटा तो वाणी ने बंटवारे की बात उसे बताई। आरुष का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। आरुष ने उदासी से कहा, वाणी, तुम मजाक कर रही हो ना? माँ ने अपनी ज़िंदगी से मुझे ऐसे कैसे अलग कर दिया? वो जानती हैं कि मैं उन्हें कितना प्यार करता हूँ। वाणी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आरुष, माँ इस समय दिखावे के अंधेरे में है। वो अपनी गलती तब मानेंगी जब वो अकेली पड़ेंगी। हमें इस कठोरता को स्वीकार करना होगा। आरुष ने दुखी मन से कहा, अगर बंटवारा हो जाएगा वाणी, और फिर हम माँ से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। वाणी ने सांत्वना देते हुए कहा, नहीं आरुष, दीवारें ईंटों की बनेंगी, हमारे रिश्ते तो दिल में रहेंगे। और तुम्हें पता है, इस अपमान से हमें ताकत मिली है। अब हम साबित करेंगे कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। हमारी सादगी हमारी असली दौलत है। वाणी की बातों से आरुष को थोड़ी हिम्मत मिली, पर उसके दिल का दर्द वैसा ही बना रहा। अगले दिन घर में वकील आ गया। स्मृति, अनिरुद्ध, आरुष और मानसी देवी हाल में जमा थे। मानसी देवी ने सीधे आरुष की ओर देखा, आरुष, ये मेरा अंतिम फैसला है। मैं तुम्हें इस घर के पीछे का और पुराना हिस्सा देती हूँ। आज से मेरा प्यार, मेरी जिम्मेदारी सब अनिरुद्ध और स्मृति के लिए है। तुम्हारी पत्नी की गरीबी ने मुझे ये फैसला लेने पर विवश किया। आरुष ने दर्द से कहा, माँ, आप एक बंटवारे के कागज़ के लिए अपने बेटे को पराया कर रही हैं। आप तो हमारी माँ हैं। मानसी देवी ने कठोरता से कहा, चुप हो जा, अब ज़्यादा उपदेश मत दो। तुम्हें तुम्हारी सादगी मुबारक हो। वाणी ने चुपचाप आरुष का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में दर्द था, पर कोई शिकायत नहीं।
स्मृति विजयी मुस्कान के साथ 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 के गले लगी, जैसे उसने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। बंटवारे के कागज तैयार हो गए। ईंटों और सीमेंट ने अब परिवार के बीच एक अदृश्य लेकिन मजबूत दीवार खड़ी कर दी थी। बंटवारे का कठोर फैसला जमीन पर उतर चुका था। घर के भीतर अब रिश्तों की गर्माहट नहीं, बल्कि ईंटों और सीमेंट की धूल का राज था। मजदूरों ने बड़ी तेजी से घर के हॉल के बीचों बीच एक कमरे की दीवार से दूसरे कमरे की दीवार तक एक मोटी और अभेद दीवार बनाकर रख दी। ये दीवार केवल दो हिस्सों को नहीं बांट रही थी, बल्कि एक माँ और उसके बेटे के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ रही थी। आरुष और वाणी अपने पुराने और छोटे हिस्से में सिमट गए। उनके हिस्से की रसोई छोटी थी, खिड़कियों पर धूल जमी थी, लेकिन वाणी ने उस हिस्से को भी आशा और सादगी से भरने की कोशिश की। मानसी देवी बड़ी बहू स्मृति के शानदार नए हिस्से में रहने चली गईं। शुरुआत के कुछ दिन तो स्मृति ने दिखावा किया। उसने माँ के लिए साफ चादरें बिछाई, विदेशी खाने के लिए ऑर्डर दिए और घर को फूलों से सजाया, ताकि जब उसकी सहेलियाँ आएँ तो सेवा का नाटक चलता रहे। लेकिन स्मृति का ये दिखावा ज़्यादा दिन नहीं चला। जैसे ही बंटवारे का सारा काम खत्म हुआ और स्मृति को संपत्ति पर अपना अधिकार सुनिश्चित लगने लगा, वो फिर से अपनी पुरानी दिनचर्या पर लौट आई। स्मृति दिन भर अपनी किटी पार्टियों में, नए ब्रांड की शॉपिंग में और दोस्तों के साथ आउटिंग पर व्यस्त रहने लगी। उसने एक महंगी केयर टेकर नौकरानी तो रख दी, लेकिन उसे सख्त हिदायत दी कि वो माँ को सिर्फ दवा और खाना दे, ज़्यादा बात ना करे। एक दोपहर मानसी देवी ने दरवाजे के पास खड़े होकर स्मृति को आवाज़ लगाई। स्मृति अपने कमरे पर फ़ोन पर बात कर रही थी। मानसी देवी कमज़ोर आवाज़ में बोली, बहू स्मृति ज़रा सुनो तो, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, सर में तेल लगा दो थोड़ा। स्मृति ने सुनना पर अनसुना कर दिया। उसने सोचा, तेल लगाने के लिए नौकरानी है ना, मैं क्यों अपना मैनिक्योर ख़राब करूं। दीवार की दूसरी तरफ छोटी बहू वाणी अपने छोटे पर साफ सुथरे हिस्से में काम कर रही थी। उसे रसोई में काम करते समय दीवार के पार से अपनी सास के खांसने की और कराहने की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ धीमी थी, पर वाणी का दिल धड़क उठा। वाणी ने तुरंत काम रोका। उसने अपने पति आरुष को आवाज़ लगाई, आरुष सुनो, माँ जी की आवाज़ कैसी लग रही है, क्या स्मृति भाभी पास में है। आरुष जो अपने काम में व्यस्त था, उदास होकर बोला, वाणी तुम अब भी उनकी चिंता क्यों करती हो, माँ ने हमें पराया कर दिया है। स्मृति भाभी है ना उनके पास, स्मृति का पैसा है, स्मृति की सेवा सब उनके पास है, अब तुम ये सब भूल जाओ। वाणी ने आरुष का हाथ पकड़ा। आरुष, माँ ने हमें अलग किया है, पर हमारा संस्कार तो नहीं छीन सकती। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं सुनूं कि उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है। शाम ढलने लगी। स्मृति अभी तक घर नहीं लौटी थी। मानसी देवी को अचानक तेज बुखार आया। उन्हें भयानक प्यास लग रही थी। उन्होंने कई बार आवाज़ लगाई, पर कोई नहीं आया। नौकरानी तो सिर्फ शाम को 7 बजे चली जाती थी। मानसी देवी ने हिम्मत करके बेड से उठने की कोशिश की, ताकि वो पानी के जग तक पहुंच सके। मानसी देवी मन ही मन भगवान से कहने लगी, हे भगवान, स्मृति कहाँ चली गई। अनिरुद्ध भी अभी तक नहीं आया। मेरे पास इतना रुपया पैसा है, पर एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। कमजोरी के कारण उनका पैर लड़खड़ाया। मेज पर रखा कांच का गिलास उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और बिखर गया। मानसी देवी सोफे पर औंधे मुंह गिर पड़ी। उनका गला सूख चुका था और वो तड़पती रहीं। उन्हें याद आया, जब वो बीमार होती थीं तो वाणी आधी रात को उठकर उनके लिए गर्म पानी लाती थी और उनके सिर में तेल लगाती थी। आज वो अकेली तड़प रही थी। उनके होठों पर एक ही शब्द था, वाणी। दीवार के उस पार वाणी को जोरदार टकराव की आवाज़ सुनाई दी। वो समझ गई कि कुछ अनहोनी हुई है। अब वो अपने अपमान या आरुष की नाराज़गी की परवाह नहीं कर सकती थी। वाणी ने तुरंत एक साफ गिलास में पानी भरा और बंटवारे वाले दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। माँ जी, दरवाज़ा खोलिए, क्या हुआ। वाणी की आवाज़ में डर और चिंता थी। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, केवल कमज़ोर कराहने की आवाज़ आ रही थी। वाणी को लगा कि इंसानियत की पुकार उसके सभी संस्कारों से बड़ी है। उसने बिना सोचे समझे जोर लगाकर दरवाजे को धक्का दी और दरवाज़ा खुल गया। वाणी ने जो दृश्य देखा, उसे देखकर वो सन्न रह गई। छोटी बहू वाणी ने बिना किसी झिझक के दरवाज़ा खोला और स्मृति के हिस्से वाले आलीशान हॉल में चली गई। अंदर मेज़ के पास ज़मीन पर बिखरे कांच के टुकड़े और सोफे पर बेसुध पड़ी मानसी देवी को देखकर वो सन्न रह गई। सास का चेहरा पीला पड़ चुका था और उनके होंठ सूख गए थे, मानो वो घंटों से प्यासी हों। वाणी ने तुरंत उस अधिकार क्षेत्र की परवाह नहीं की, जहां बंटवारे के बाद उसे अजनबी घोषित कर दिया गया था।
उसने जल्दी से मानसी देवी को सहारा दिया और अपने साथ लाए गिलास से उन्हें धीरे धीरे पानी पिलाया। माँ जी, आप ठीक तो हैं? वाणी की आवाज़ में किसी तरह की शिकायत, गुस्सा या ताना नहीं था, केवल सच्ची चिंता थी। मानसी देवी ने हांफते हुए पानी पिया और जब उनकी आंखें खुलीं तो सामने वाणी को देखकर वो डर गईं। उन्हें लगा वाणी शायद बदला लेने आई होगी। मानसी देवी कमज़ोर आवाज़ में डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों हो? जाओ, ये स्मृति का हिस्सा है। तुमने मेरी बात नहीं मानी। वाणी शांति और करुणा से बोली, माँ जी, बंटवारा दीवारों का हुआ है, पर इंसानियत का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। इस समय मैं आपकी बहू नहीं बल्कि एक ज़रूरतमंद इंसान के पास खड़ी हूँ। स्मृति भाभी कहाँ है माँ जी? मानसी देवी की आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए। वो अब बोल भी नहीं पा रही थी। उन्हें एहसास हुआ कि जिस दौलत पर उन्होंने विश्वास किया वो आज उन्हें एक घूंट पानी भी नहीं दे सकी। वाणी ने बिना देर किए डॉक्टर को फ़ोन किया, उनके कपड़े बदले और उन्हें आराम से पलंग पर लेटाया। अगले 2 दिन और 2 रात वाणी ने अपने छोटे से हिस्से को पूरी तरह भुला दिया। उसने अपनी सास के सिरहाने इसे एक पल के लिए भी हटना ज़रूरी नहीं समझा। उसने हर 2 घंटे में उन्हें दवाइयाँ दी, रात भर जागकर उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और उन्हें अपनी माँ के जैसे प्यार से खाना खिलाया। मानसी देवी हर पल वाणी को देखती रहीं। उन्हें याद आया कि उन्होंने वाणी को कितना अपमानित किया। स्मृति के इशारे पर उसे घर से निकाला और उसे गरीब कहकर चढ़ाया। आज वही गरीब बहू उनकी जीवन रक्षक बनी थी। एक रात वाणी माथे पर पट्टी रखते हुए गुनगुना रही थी। मानसी देवी टूटी हुई आवाज़ में, वाणी मेरी बेटी, तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुमने मुझे इतना प्यार दिया जो मैंने तुम्हें कभी नहीं दिया। वाणी प्यार से हाथ फेरते हुए, माँ जी, मैं आपसे कभी दौलत नहीं मांगी, सिर्फ प्यार मांगा था। वो प्यार भले ही मुझे तब न मिला हो, पर आज आपकी सेवा करके मेरा दिल भर गया है। मेरे लिए इस दुनिया में माँ का प्यार सबसे बड़ी दौलत है। मानसी देवी फूट फूट कर रोने लगी। उनका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। उन्होंने वाणी को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। उस आलीशान कमरे में उस पल केवल एक आवाज़ गूंज रही थी, एक माँ का अपनी बहू के लिए निर्मल प्रेम। तीसरे दिन शाम को स्मृति और अनिरुद्ध हंसते हंसते लौटे। वो शॉपिंग के बड़े बड़े बैग लिए हुए थे। जब वो कमरे में घुसे तो वाणी को अपनी माँ की सेवा करते देखकर वो भौचक्के रह गए। स्मृति गुस्से से चिल्लाते हुए, वाणी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हिस्से में घुसने की? निकलो यहाँ से। तुम्हें किसने अनुमति दी मेरी माँ को छूने की? अनिरुद्ध क्रोधित स्वर में चिल्लाया, वाणी, तुमने बंटवारे का नियम तोड़ा है। ये सब क्या ड्रामा है? मानसी देवी, जो अब थोड़ी ठीक थी, पलंग पर बैठ गईं। उनकी आवाज़ में अब कमज़ोरी नहीं बल्कि दृढ़ता और अधिकार था। बस तुम दोनों चुप रहो। इस घर में अगर कोई ड्रामा कर रहा है तो तुम दोनों हो। स्मृति और अनिरुद्ध थम गए। स्मृति, अनिरुद्ध, जब मैं मौत के दरवाजे पर खड़ी थी तब तुम दोनों बाजार और पार्टियों में व्यस्त थे। मैंने तुम्हें कई बार आवाज़ दी, पर तुम्हारे घमंड ने तुम्हें मेरी आवाज़ सुनने ही नहीं दी। ये वाणी है जिसे मैंने हमेशा गरीब कहा, जिसने बिना किसी स्वार्थ के मेरी जान बचाई है। उन्होंने वाणी का हाथ थामा और दोनों को देखते हुए कहा, तुम दोनों मेरे लिए संपत्ति के लालची हो और वाणी मेरे लिए सेवा की मूरत। अब तुम यहाँ से बाहर जाओ। इस समय मुझे सिर्फ अपनी बेटी के पास रहना है। स्मृति और अनिरुद्ध का सर शर्म से झुक गया। जिस माँ को उन्होंने अपनी कठपुतली समझा था, आज उसी माँ ने बंटवारे के बाद असली मालिक की तरह व्यवहार किया। मानसी देवी के कमरे में तनाव इतना घना था कि हवा में भी सन्नाटा पसरा था। स्मृति का चेहरा अब गुस्से से नहीं बल्कि भविष्य के डर से पीला पड़ रहा था। अनिरुद्ध सदमे में था। मानसी देवी वाणी का हाथ मजबूती से थाम रखा था। मानसी देवी धीमी डगमगाती आवाज़ में खुद से लड़ते हुए बोली, अनिरुद्ध, मैंने तुम्हें पालने में अपनी सारी जवानी लगा दी। मैंने सोचा था तुम मेरे बुढ़ापे की लाठी बनोगे, लेकिन बंटवारे ने मुझे दिखा दिया कि तुम्हारी लाठी सिर्फ पैसे की थी। जब मैं ज़मीन पर पड़ी थी तब स्मृति, मानसी देवी की आवाज़ रुकी, दर्द से भरी थी। स्मृति, तुम उस समय क्या कर रही थी? क्या तुम्हारी 1 घंटे की पार्टी तुम्हारी माँ की ज़िंदगी से ज़्यादा कीमती थी? स्मृति गिड़गिड़ाते हुए बोली, माँ जी प्लीज़, मैं मानती हूँ मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन आप जानती हैं इस घर के लिए हमने भी कितनी मेहनत की है। आप आरुष की तरफ मत जाइए, वो कम कमाता है। अगर आप मुझे एक मौका देंगी मैं आपकी जीवन भर सेवा करूँगी। ये सब वाणी का नाटक है। मानसी देवी ने आंखें बंद कर ली। उन्हें याद आया स्मृति ने कैसे वर्षों तक वाणी का अपमान किया, कैसे बंटवारे के लिए उन्हें उकसाया। उनके मन में पछतावे का सैलाब उमड़ पड़ा। मानसी देवी अपनी आंखें खोलते हुए बोलने लगी। उनकी आवाज़ में अधिकार था।
बस बहुत हो गया। अब मुझे तुम्हारी जुबानी सेवा नहीं चाहिए। मैं अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूंगी। मानसी देवी धीरे से पलंग से उठी। उनकी चाल में कमजोरी नहीं बल्कि अधिकार था। वो सीधे अलमारी की ओर बढ़ी जो स्मृति के हिस्से में थी। स्मृति घबराकर पीछे हटी। मानसी देवी ने अलमारी से एक पुराना चंदन की लकड़ी का डिब्बा निकाला जिसे बरसों से किसी ने छुआ नहीं था। मानसी देवी उस डिब्बे को सीने से लगाकर चूमा, फिर बोली, तुम लोगों ने सोचा कि वसीयत का सारा खेल खत्म हो गया। अनिरुद्ध, तुम्हें वकील ने जो कागज दिया वो महज एक दिखावा था। तुम्हारे पिताजी जानते थे कि तुम लालच में क्या कर सकते हो। असली ताकत इस डिब्बे में बंद है। स्मृति और अनिरुद्ध अब पूरी तरह हिल चुके थे। उनका सारा घमंड, सारा आत्मविश्वास चूर चूर हो गया था। उनकी नजरें उस पुराने डिब्बे पर टिकी थी। मानसी देवी ने डिब्बा खोला और उसमें से पीले पड़ चुके कागजात पर एक बंडल निकाला। उन्होंने धीरे धीरे एक एक शब्द पर जोर देते हुए पढ़ना शुरू किया। कमरे में केवल उनकी आवाज़ गूंज रही थी। मानसी देवी पढ़ते हुए भावुक लेकिन स्पष्ट थीं। ये मेरी अंतिम इच्छा है। मेरी सारी संपत्ति मेरी पत्नी मानसी देवी के नाम रहेगी। किसी भी बेटे को सीधे इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मेरे बच्चे लालच के कारण मेरी पत्नी को दुखी करें या उनकी सेवा ना करें तो मानसी देवी को ये पूर्ण और अंतिम अधिकार होगा कि वो अपनी निस्वार्थ सेवा करने वाले और उन्हें सच्चा प्यार देने वाले किसी भी बेटे या बेबहू को अपनी पूरी संपत्ति सौंप सकती हैं। मेरी पत्नी का ये फैसला अंतिम होगा जिस पर कोई कोर्ट या कानून सवाल नहीं उठा सकता। तुम्हारी माँ का दिल ही अब इस घर का असली कानून है। तुम्हारा पिता। ये खुलासा स्मृति और अनिरुद्ध के लिए बम के धमाके जैसा था। इसका मतलब था कि बंटवारा पूरी तरह से बेकार था। उनकी माँ ही संपत्ति की अंतिम निर्णायक थी और उनकी सेवा ही उनकी दौलत की चाबी थी। स्मृति के मन में अब भी थोड़ी सी आशा थी। शायद माँ संपत्ति उसे ही दे देंगी अगर वो और मिन्नतें करे। मानसी देवी ने कागज नीचे रखा और दोनों को देखा। मानसी देवी दर्द और अधिकार से बोली, अब बोलो, तुम्हारी सारी धमकियां, तुम्हारा कोर्ट जाने का इरादा सब खत्म हो गया। ये वसीयत मुझे अधिकार देती है कि मैं आज ये सारा धन और बैंक बैलेंस उस इंसान को दे दूं जिसने दीवारों के बाद भी मेरा साथ दिया। मानसी देवी ने स्नेह से वाणी की ओर देखा। वाणी, तुमने मेरी जान बचाई। तुमने बिना किसी लालच के मेरी सेवा की। मैं ये संपत्ति तुम्हारे नाम कर सकती हूँ। बोलो, क्या तुम मेरी दौलत की उत्तराधिकारी बनोगी? स्मृति और अनिरुद्ध की धड़कनें रुक गईं। वाणी शांति और दृढ़ता के साथ तुरंत खड़ी हुई। उसके चेहरे पर कोई लालच नहीं था, केवल दृढ़ता थी। उसने तेजी से मानसी देवी के पैर छू लिए। मुझे संपत्ति नहीं चाहिए। इस वसीयत का सबसे कीमती हिस्सा ये है कि आप इस घर की मालकिन हैं। मेरी सेवा लालच से नहीं बल्कि रिश्ते से आती है। मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। अगर मेरी सेवा से आपको इंसानियत का मूल्य समझ में आ गया है तो यही मेरे लिए इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। वाणी के इस महान त्याग को देखकर मानसी देवी का मन भर आया। स्मृति और अनिरुद्ध, जो पूरी जिंदगी केवल दौलत की भाषा समझते थे, आज एक गरीब बहू के सामने निशब्द रह खड़े थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिसे उन्होंने हमेशा गरीब समझा था वो उनसे कहीं ज्यादा धनवान थी। निस्वार्थ और त्याग ने मानसी देवी के हृदय के अंतिम कपाट भी खोल दिए थे। स्मृति और अनिरुद्ध वसीयत के रहस्य और वाणी के प्रेम के सामने बिल्कुल बेबस खड़े थे। उनका सारा अहंकार, सारा लालच धूल में मिल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि वो वर्षों से एक खोखली दौलत के पीछे भाग रहे थे। मानसी देवी ने स्नेह से वाणी का हाथ थामा और दोनों बेटों को देखा। अनिरुद्ध, स्मृति, आज मैं तुम दोनों को माफ़ करती हूँ, लेकिन याद रखना, मेरी माफ़ी मेरी संपत्ति के लिए नहीं है बल्कि इसलिए है कि तुम दोनों ने आज असली गरीबी और असली अमीरी के बीच का फ़र्क सीख लिया है। अनिरुद्ध, जो अब तक कठोर बना हुआ था, ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी पत्नी और अपनी कमाई के घमंड में अंधा हो गया था। वाणी, तुम सच में देवी हो, हमें भी क्षमा कर दो। स्मृति का सारा घमंड भी टूट चुका था। वो आगे बढ़ी और वाणी को गले से लगा लिया। उसकी आंखों से पहली बार पश्चाताप के सच्चे आंसू बह रहे थे। वाणी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत तंग किया। मैंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर आज तुमने हमें बचा लिया। तुम ही इस घर की असली उत्तराधिकारी हो। मानसी देवी ने सभी को शांत किया। अब वो केवल एक माँ नहीं थी बल्कि एक न्यायाधीश थी। मानसी देवी अधिकारपूर्ण स्वर में बोली, अब मैं अपना अंतिम निर्णय सुनाती हूँ जो वसीयत और मेरे दिल दोनों से निकल लिया गया है। उन्होंने अनिरुद्ध और आरुष को एक साथ देखा। अनिरुद्ध, आरुष, कल ही सारे मजदूरों को बुलाओ और जिस दीवार को तुम दोनों ने लालच की ईंटों से खड़ा किया था उसे तुरंत तोड़ दो। इस घर में अब कोई बंटवारा नहीं होगा।
ये घर फिर से एक परिवार का घर बनेगा। अनिरुद्ध और आरुष एक दूसरे के गले लग गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। सालों बाद उन्हें लगा कि उनका परिवार फिर से जुड़ गया है। मानसी देवी बोली, जैसा कि तुम्हारे पिताजी चाहते थे, सारी संपत्ति मेरे नाम पर ही रहेगी, लेकिन मैं आज से ही तुम दोनों के नाम बराबर की साझेदारी कर देती हूँ। तुम दोनों, अनिरुद्ध और आरुष, इस घर और व्यापार के मालिक हो, पर एक शर्त पर। स्मृति और अनिरुद्ध उत्सुकता से देखने लगे। मानसी देवी बोली, इस घर के सारे बड़े फैसले, घर का मान सम्मान और जिम्मेदारियां अब से मेरी छोटी बहू वाणी लेगी। वो इस घर की मुखिया होगी, क्योंकि उसने सिद्ध किया है कि वो प्रेम और त्याग की दौलत से भरी है। स्मृति, तुम्हें भी वाणी के साथ मिलकर काम करना होगा। स्मृति ने तुरंत हामी भरी। उसे अब दौलत से ज्यादा परिवार का सम्मान प्यारा था। अगले दिन वो दीवार जो लालच और ईर्ष्या के कारण खड़ी थी, धड़ाम की आवाज के साथ गिरा दी गई। धूल हटी और वो विशाल हॉल फिर से एक हो गया। शाम को पूरा परिवार एक साथ हॉल में बैठा था। मानसी देवी ने वाणी को अपने पास बिठाया। उन्होंने प्यार से कागज का टुकड़ा लिया और उसे 2 हिस्सों में फाड़ दिया। मैं तुम्हें असली बंटवारा सिखाती हूँ। उन्होंने अनिरुद्ध और स्मृति को एक हिस्सा दिया। अनिरुद्ध और स्मृति को देखते हुए बोली, तुम दोनों अपने सारे अहंकार और लालच को इस कागज में लपेटकर हमेशा के लिए फेंक दो। फिर उन्होंने आरुष और वाणी को दूसरा हिस्सा दिया। आरुष और वाणी को स्नेह से कहा, तुम दोनों अपना निस्वार्थ प्रेम और ईमानदारी इस कागज में लपेटकर अपने दिल में संभाल के रखो। यही असली धन है। वाणी और स्मृति ने एक दूसरे को गले से लगा लिया। स्मृति ने वाणी से कहा कि वो अब उसे बहन मानेगी। आरुष और अनिरुद्ध भी पुरानी बातों को भूलकर गले मिले। मानसी देवी की आंखों में अब कोई पश्चाताप नहीं था, केवल शांति और संतुष्टि थी। बंटवारे ने परिवार को तोड़ दिया था, लेकिन छोटी बहू के निस्वार्थ प्रेम और त्याग ने उस टूटे हुए घर को फिर से एक कर दिया, जहाँ पैसा नहीं बल्कि प्यार राज करता था। दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति ईंटों या बैंक बैलेंस में नहीं होती, वो तो उन रिश्तों में बसती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निस्वार्थ प्रेम और सेवा के साथ खड़े रहते हैं। प्यार हमेशा लालच और घमंड पर विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।